अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली बेस और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरीके से हमने 2020 का साल गुजारा, ये बात यकीनी थी कि 2020 का साल मुश्किलात से भरपूर था। यहाँ पे माशी चैलेंजेस भरपूर नज़र आए, तो वहीं पे इंडस्ट्रीज़ के लिए इकदाम जो उठाए गए वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर रहे, क्योंकि कोविड की जो लहर थी उसने तमाम तर कारोबारी सरगर्मियों को बहुत हद तक मुतासर किया। लेकिन जैसे ही साल का आधा हिस्सा गुजरा, लोग कोविड से यूज्ड टू हुए, तो वहीं पे हमने देखा कि मईशत संभलने लगी और वहीं पे क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान में जो काम करती हुई चेंबर्स ऑफ फेडरेशन का था, जिन्होंने बर वक्त इकदाम उठाए, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को झंझोड़ा और वहीं पे बहुत ऐसे इकदाम करते हुए ये एक फिर फिजा कायम की कि बिजनेसेस परवान चढ़ सकें। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नासिर हयात मगो साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बात करेंगे जिस तरीके से आपकी इलेक्शन कैंपेन का जो ड्यूरेशन था, जो आगाज़ था, वो आप हमारे साथ ही इंटरव्यू के साथ शुरू हुआ। अब मैं जानना चाहूँगा जो इलेक्शन डे का जो माहौल था वो क्या था, पूरा सिनेरियो ज़रा हमें बताएं। तो देखिए, इलेक्शन जो है वो 2 महीने से हम कंपेन कर रहे थे। सामने वाला जो ग्रुप था वो हर तकरीर में दावा करता था कि हम लोग 100 वोटों से जीतेंगे, उनका प्रेसिडेंट का कैंडिडेट अननोन है, हम लोग बहुत नोन है, हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन हर एक को ये पता था कि यहाँ सिर्फ लीडर ही लीडर है, वर्कर कोई नहीं है। डिलीवर उन्होंने कभी किया नहीं और लोग उनसे बड़े नाराज़ थे। लास्ट ईयर कोविड के बावजूद हमारे ग्रुप लीडर जो हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, डिलीवर किया। हमने एक दिन भी फेडरेशन बंद नहीं रखी और स्केलेटन स्टाफ के साथ भी जो लोगों के मसाइल थे, कस्टम के, पोर्ट्स के, स्टेट बैंक के, बैंकों के, इंटरेस्ट रेट के, सारों पे काम किया और रिज़ल्ट ये बताता है कि लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया है। सर, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहा था कि जिस तरीके से लास्ट ईयर आप लोग की पार्टी ने विन किया, 5 साल की एक विनिंग स्ट्रीक आ रही थी जिसको आपने ब्रेक किया। इस बार आप कंसोलिडेट करने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार जो वोटों का जो तनासुब था वो नेक एंड नेक रहा। देखिए, लास्ट ईयर जो है 34 वोट्स लास्ट ईयर के कोयटा के यानी बलूचिस्तान के और 6 वुमन के, 40 वोट इन्होंने हमारे कोर्ट से कैंसिल कराए। एक दिन पहले जाके कुछ स्टे ऑर्डर लेके कैंसिल कराए। तो एक्चुअली अगर आप वो 40 प्लस करें तो हमारा मार्जिन तो बहुत बड़ा है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं इस बार जिस तरीके से 2 वोट से आप लोग की पार्टी कामयाब हुई। 2 वोट से प्रेसिडेंट मैं जीता हूँ, ठीक है, लेकिन बाकी जो हमारा SVP है वो 36 वोट से जीता है। हमारे जो VPs हैं वो 40-40 वोटों से जीते हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट के वोट में 2 का फ़र्क था। सिर्फ प्रेसिडेंट के वोट में 2 का। और आपका जो कहना है वो ये कि अगर वो 40 वोट्स ना हटाए जाते तो हमारा मार्जिन ज़्यादा होता। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि जिस तरीके से जब इलेक्शन डे पे रात को रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो फर्स्ट ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं टाई हो चुका है, लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट डे आया तो आपको विनर डिक्लेयर किया गया। जब काउंटिंग शुरू हुई तो जैसे स्टैंप लगाते हैं ना, ठीक है, तो कहीं सही लगी कहीं नहीं लगी, उसमें बड़ा डिस्प्यूट था। ठीक है, तो फिर ये तय हुआ, हालांकि इसमें एक सीट ड्रॉ हो गई थी स्मॉल चैम्बर्स की। उन्होंने हमने दोबारा बैठे सारे कि इस तरह तो 3-4 दिन लगेंगे, काउंट ही नहीं होगा, स्टैंप लगाओ, पूरी लगे आधी लगे। तो एक चीज़ तय हुई कि जो हम वोटर की इंटेंशन देखेंगे कि किस कैंडिडेट के सामने उन्होंने स्टैंप मारी, आधी लगे, पूरी लगे, पेन मारे, वोटर की इंटेंशन देखनी ज़रूरी है। उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक स्मॉल चैम्बर की सीट भी ले ली। उस वक्त पता नहीं था कि SVP, VP, प्रेसिडेंट्स को कितने वोट मिलेंगे। वहाँ से जब चलना शुरू हुआ के सिलसिला तो SVP में काफ़ी लीड थी, तो वो प्रेसिडेंट में अपना VPs जो थे हमारे 3 जीते, उसमें काफ़ी लीड थी। प्रेसिडेंट पे आके उन्होंने शोर मचाया कि हम ये वोट को नहीं मानते हैं। हमने अपना उस वक्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट तय हो गया है कि जिस कैंडिडेट के आगे स्टैंप मार दें, क्रॉस मार दें, इंटेंशन ऑफ द वोटर काउंट होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर भी निकाले, उनको दिखाए गए कि ये हमारा तय है, पहली बात। दूसरी बात, ये कोर्ट के ऑर्डर्स भी यही हैं। और तीसरी बात, वो जो 2 वोट है उसने मेरे आगे X मारा है और स्टैंप नहीं लगी तो उसने पेन से भी वही X मारा है। ठीक है, तो और ये हमारा राइटिंग में तय है इंटेंशन ऑफ द वोटर। तो उसको मतलब इस सूरत में किसी भी तौर पे इलेक्शन कमीशन जो था वो मुतनाज़ा नहीं होता। देखिए, अगर मुतनाज़ा होता तो वो 20 दिन पहले कहते, 25 दिन पहले कहते, हारने के बाद क्यों कहते हैं? कहें अगर मुतनाज़ा। और आपको बताऊं, मैं आपकी बात काटूंगा। खालिद तवाब साहब से मैं जिस बात कर रहे थे हमारे इंटरव्यू में, उन्होंने कुछ कहा था, मैं आपको सुनाता हूँ। पिछले साल का जो इलेक्शन था उसमें थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हुई। इस साल
मैं बड़ा वो बेसिस कवर कर चुके हैं इस बार आप लोग? नहीं, इन्होंने इस साल तो ये किया है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन जो बनाया है वो पहले दिन से बायस्ड है। इस साल का इलेक्शन कमीशन वो इस चूँकि वो ईसी में थे और उन्होंने हमारे ईसी मेंबर्स के माइक बंद कर दिए, ठीक हो गया, और उन्होंने अपनी मर्जी से अपने इलेक्शन कमीशन जो है वो बना लिया। बिल्कुल इसमें हमसे कोई मशवरा कोई नहीं लिया गया। और फिर उसके बाद जो पहला उन्होंने इलेक्शन जब लोगों के नाम आए फॉर ईसी मेंबर एंड जीपी मेंबर्स, तो उन्होंने हमारे 40 मेंबरान जो हैं उनको पेपर्स कंप्लीट ना करने के बहाने या किसी भी बहाने से रिजेक्ट कर दिए। ठीक हो गया। और अपने उनके 4 थे और हमारे 40 थे। सही। देन वी वेंट टू डीजीटीओ और हाई कोर्ट गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और मेरे ख्याल है 95-97% जो है वो बाहर हो गए। इससे क्या हुआ कि एक बैड टेस्ट जो है वो उन्होंने शुरू से पैदा किया। बेहतर ये था, इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ ये है कि वो जो है वो न्यूट्रल हो और बायस ना हो, लेकिन उन्होंने किया। उसके अलावा मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। हमारा तरीक़ेकार ये था कि जो कैंडिडेट सबसे पहले नॉमिनेशन पेपर्स अपने जमा कराएगा उसका बैलेट पेपर में सीरियल नंबर वो नंबर 1 होगा, जो दूसरा कराएगा वो दूसरा होगा। इन्होंने वो चेंज किया। मेरा मिसाल के तौर पर फॉर ए प्रेसिडेंट मेरा नॉमिनेशन सबसे पहले वहाँ दाखिल हुआ, उन्होंने उस पर नंबर 1 लिखा। बिल्कुल सही। और मैंने एक नहीं, मैंने 29 फॉर्म्स जमा कराए अपने 29 कैंडिडेट्स के। नहीं मैंने अपने 29 फॉर्म्स का मतलब 58 प्रपोजल और सेकेंडर मेरे पास थे। बिल्कुल सही। तो विच वॉज ए गुड स्ट्रेंथ। और हर साल ये होता था कि ये इसको बाकायदा जब सर्कुलेट करते थे तो वो पूरा सर्कुलेट करते थे कि जी एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट खालिद तवाब है, इसको इस आदमी ने प्रपोज किया, सेकंड किया, इस पूरे 29 की लिस्ट आती थी। ठीक हो गया। उसके बाद चूंकि नासिर हयात साहब के सिर्फ 5 पेपर जमा हुए तो लिहाजा उन्होंने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब उन्होंने नाम दे दिए, मेरा नंबर बजाय 1 के 3-4 फिक्टिशियस दिलवा के मेरा नंबर 5 पे कर दिया। जब मैंने पूछा ये बात उनसे तो उन्होंने कहा ये तो हमारी मर्जी, हम जिस तरह मर्जी आए कर ले। मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जो बनाया गया है वो 100% नजर आ रहा है। 100% बायस और धांधली इस दिन से शुरू कर दी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ था 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक तो उन्होंने इसको 22 कहा नहीं। ठीक है। हारने के बाद 22 कहना तो कोई इतनी बात नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये जो 3 बंदे थे ये हमारे किसी ग्रुप के नहीं थे, सही। प्रोफेशनल थे, जो इंडिपेंडेंट थे। इनका इलेक्शन कमीशन हर साल जो भी होता 5 साल रहा है, इनके अपने ग्रुप के लोग बंदे होते हैं। हमने कभी भी नहीं कहा उसने ग्रुप नहीं। जब हमने एक इलेक्शन कराया, हारे तो हमने मान लिया। इनकी आदत है ना मानने वाली बात। ये तीनों हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, कभी भी नहीं रहे, ना कभी हमारे एमसी मेंबर रहे, ना हमारी किसी मीटिंग में आए, ना हमारा लेना ना हमारा वास्ता। ये इंडिपेंडेंट लोग लिए थे, इसको डीजीटीओ ने भी अप्रिशिएट किया। और वो अगर हारने के बाद कहते 22 है तो कॉमन सी बात है, हारने वाला ये कहता है। एग्जैक्टली। नासिर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कस करेंगे कि आगे इनका क्या प्लान्स हैं। वेलकम बैक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हयात मगो साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, और अभी जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन का जो माहौल था, जिस तरीके से दोनों पार्टीज़ ने भरपूर तौर पर पार्टिसिपेट किया, वो एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी मिसाल है कि जिस तरीके से नेक एंड नेक मुकाबला किया। नासिर साहब, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे जानना चाहूँगा। हम अक्सर देखते हैं कि इस तरीके के इलेक्शंस के बाद जो पार्टीज़ होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। क्या आप इस प्लेटफॉर्म से उन पार्टीज़ को ये ऑफ़र करना चाहेंगे कि एक साथ मिल के आप लोग इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम कर सकें? देखिए, इलेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। अब बिज़नेस कम्युनिटी को मिल के काम करना चाहिए, लेकिन जेन्युइन लोगों को, जिनके वाकई कोई बिज़नेस हो, जो बिज़नेस पे जाते हों। जिनका बिज़नेस नहीं है या रिटायर्ड हैं और सिर्फ सुबह से लेकर रात तक फेडरेशन में आके केक काटते हैं, आई थिंक उनकी ज़रूरत नहीं है। अब यंग लोगों का दौर है। पुराने लोगों को चाहिए कि इस हार के बाद रिटायर हो जाएं, और जो यंग जनरेशन पीछे है उनको मौका दें। अभी अगर एक 75-80 साल के भी लोग अभी तक बैठ के हमारे फेडरेशन चैम्बर चलाएंगे तो हमारा तो कोई आगे बढ़ नहीं सकेगा। इस इलेक्शन ने दिखा दिया कि लोग चेंज चाहते थे। लास्ट ईयर जो चेंज हुआ उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, दोबारा स्टेप मारी कि वो कोई फ्लूक नहीं था, वो वाकई एक एफर्ट था और लोगों ने इस साल उसको एक्नॉलेज किया।
अच्छा, अब इसी सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ाएं, 2020 का साल हम सब जानते हैं कि मुश्किल साल था। आपकी क़यादत फर्स्ट टाइम 5 साल के बाद आप लोग यहाँ पे आए और आपने जिस तरीके से काम किया वो यकीनी तौर पे उसमें कई खामियां भी हुई जिसको कहीं ना कहीं कोविड की नज़र इग्नोर किया देखिए, गया। मैं आपको सिंपल बताऊं, जब आप पहली दफ़ा एक इदारे को टेक ओवर करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी कहीं से आएगा, उसको समझने में, करने में, मैनेज करने में टाइम लगेगा। इसमें कोविड आ गया, कोविड के बाद खुला भी तो आना जाना बंद था। यानी अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को बनाया, कहता जूम पे आ जाओ। जूम एक अलग चीज़ है, जो फेस टू फेस जब मिलके जैसे आज मैं बात कर रहे हैं उसकी बात अलग है। बिल्कुल सही तो बात। लोगों को एक मार्जिन देना चाहिए कि जब कोई टेक ओवर करता है तो ही नीड्स टाइम टू टैकल थिंग्स। जो हो सका वो हुआ, और जो रह गया वो इस साल इंशाल्लाह होगा। हम अभी से इस पे लगे हुए हैं। और आप मतलब मैं जो कहने का मकसद ये है कि अब आपके पास गुंजाइश नहीं है कहीं भी किसी नहीं, किस्म की। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, टीम भी हमारी जो है जैसे पहले थी वैसी अच्छी टीम आई है। और हमारे पास कोविड को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, मास्क लेके लोग अपना चल रहे हैं, लाइफ चल रही है। पहले तो एक खौफ था और एकदम 3 महीने अनसर्टेनिटी थी काफी। खौफ था कि भाई कोई निकलने को तैयार नहीं था। अगर आप कहीं भी जाओ तो कहता था मैं नहीं जाता हूँ। आज चीज़ों को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, लाइफ चल रही है, तो हमें उम्मीद है कि ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा हमारे लिए। अच्छा, अब अगर हम जिक्र करें जिस तरीके से आप अब आ चुके हैं एज ए प्रेसिडेंट, कौन से 3 मेजर चैलेंजेस हैं जो आप देख रहे हैं? पहला जो मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि सिर्फ बिजनेसमैन इस मुल्क को ठीक कर सकता है, और कोई, मैं नहीं समझता कोई ऐसी फोर्स है जो इस यहाँ की इकोनॉमी ठीक कर सकती है। बिजनेसमैन जो है वो एंटरप्रेन्योर होता है, वो लोगों को जॉब देता है, वो माशरा चलाता है, सब चीज़ें हैं। तो आप जैसे एक मिसाल देता हूँ कि आप किसी घर को देखें, अगर जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं तो उनकी एक से होती है, उसके फ्रेंड्स, उनकी बरादरी, हुकूमत, सब उसको एक अहमियत देती है। तो हमारी दुनिया भर में जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं उनकी अहमियत क्यों है कि उनके बिज़नेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी इकनॉमी जो है डिपेंड करती है उनका बिज़नेस क्या है। तो मेरा पहला जो टारगेट है गवर्नमेंट को ये बावर कराना है कि हमारे बगैर आप कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ ठीक करना है तो आपको हमको ऑन बोर्ड लेना होगा। ये FBR को आपने जो लोगों के पीछे लगाया हुआ है कि टैक्स नहीं देते, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि लोग टैक्स देना नहीं चाहते। उनको ये पता होता है कि ये हमें जो है ना हरास करेंगे, हमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो इनको ये चाहिए, ये तजर्बा 70 साल का हो गया ओवर, हमें बिजनेसमैन को ये ऑन बोर्ड लें, ये हमसे बैठ के तय करें, हम इनको बताएं कि आपको रेवेन्यू लेना है, कितना लेना है, कहाँ से आएगा, ईच सेक्टर पे हमसे बात करें, हम इनको जो रेवेन्यू इनका टारगेट है उससे भी बढ़ा के देंगे। मैं आपकी पहले भी बात सुन रहा था, जिस तरीके से आपने कहा कि FBR के पास लोग जाने से रिलक्टेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अदम एतमाद है FBR पूरे पाकिस्तान का, इसमें कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। मतलब आप कह रहे हैं कि FBR का भाई जो देखिए, एक पॉलिसी आपने बनाई और लगा दी, उसके बाद शुरू होता है शोर कि ये गलत है। भाई आप पहले बैठ के बात करें ना कि ये हम करना चाहते हैं, हम बताएंगे हाँ ठीक है आप ये सही है, करें और कैसे करें। जिस पे इम्प्लीमेंट करनी है उसको तो पता ही नहीं है कि भाई क्या पॉलिसी आ रही है। आप जब तक अब मैंने ये कहा ना, एक सेक्टर है समझे, वहाँ टैक्स नहीं आ रहा, आप उस सेक्टर के हमें ऑन बोर्ड लें, हम उस सेक्टर के लोगों को बुलाएं कि भाई ये टैक्स बनता है, आप इसको इस तरह दें, इस तरह दें, इस तरह कोई चीज़ करके उसको आप लोगों को। सर ये तो नहीं हो सकता कि बिजनेस कम्युनिटी खुद टैक्स इकट्ठा करके फिर क्यों नहीं हो FBR को, सकता? मतलब आप कह रहे हैं कि पूरा पॉलिसी नहीं, फ्रेमवर्क। मतलब ये है कि जो भी पॉलिसी बनाए ना, हम बताएंगे कैसे टैक्स लेना ना। अच्छा, हमें पता है कि ये सेक्टर है, कौन लोग हैं, क्या है। देखिए, लोगों को एक ही बात होती है कि क्या मैंने टैक्स पूरा दिया और इन्होंने नहीं दिया, क्या मैं इनसे कॉम्पीट कर सकता हूँ? अगर मेरा टैक्स पूरा आपने ले लिया, उसका नहीं लिया, तो वो वो कॉम्पीट नहीं कर सकता। होगा। तो इसमें सब एक ही लाइन पे आ जाते हैं। तो इनको बैठ के एक ऐसा सिस्टम हम बता सकते हैं कि भाई आप टैक्स लें तो कैसे लें, क्या पॉलिसीज़ आपकी होनी चाहिए। अब टैक्स आप लगा लेते हैं, अब जैसे ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, 16% टैक्स आपने लगाया हुआ, कोई देता ही नहीं है। कितने लोग देते हैं? लगाए 3%, 4%, हर आदमी देगा। आप कोई ना कोई सिलसिला वो करें जिसमें टैक्स आए। टैक्स रेट आपने जितना भी कर दिया और 50 लोगों को 500 में से पकड़ के निचोड़ेंगे, उससे बेहतर ये नहीं है कि आप टैक्स कम करें, उससे ज़्यादा आपको मिल जाए। मतलब आपका कहना ये है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूल में किया जाए, बढ़ाया जाए, और उसका पहले कॉन्फिडेंस दिया जाए कि भाई टैक्स रीज़नेबल होगा, लेने का तरीक़ाकार रीज़नेबल होगा, लोग क्यों नहीं देंगे। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, आपने बड़ा क्लियर स्टांस लिया कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर आपका बड़ा क्लियर स्टांस है, तो ये सारा मामला होगा कैसे सर? इंडस्ट्री की बात है, हमारे को जोन चाहिए,
KPK में 3-4 जोन बन गए हैं, पंजाब में बन गए हैं। कराची जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, जहाँ 50% से ज़्यादा रेवेन्यू जहाँ होता है, वहाँ कोई जोन नहीं है। 40 करोड़ रुपये एकड़ साइड में जगह है, 50 करोड़ रुपये कुरंगी में जगह है, तो कैसे इंडस्ट्री लगेगी? तो ये सबसे ज़रूरी है कि 40 साल से यहाँ कोई नया जोन नहीं बना, पहले यहाँ जोन बने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लग जाए, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, क्यों नहीं इंडस्ट्री लगेगी? अगर आप टेक्सटाइल सिटी बनाई, 30 लाख रुपए एकड़ पोर्ट कासिम पे रेट था, इन्होंने 1.5 करोड़ रुपये एकड़ रख दिया, कैसे कौन लेगा? आखिर क्या हुआ? एबेंडन हो गई, ठीक हो और गया। वापस जब पोर्ट कासिम को मिल गई, तो एक ऐसी पॉलिसी जिससे लोग आए, लोग अपने इन्वेस्टमेंट करें, अपनी तो इंडस्ट्री आप लगाएं। बात करें ना, सिटी गवर्नमेंट से बात करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात देखिए, करें, हमने तो अभी टेक ओवर किया है, हमने उनको अभी अप्रोच किया है कि हमें कोई लास्ट मीटिंग। ईयर तो सर बट आप लोग थे ना, मौजूद थे आप। नहीं, मौजूद थे, लेकिन ये है कि लास्ट ईयर तो करीब ही आने को तैयार नहीं था ना। वो 3-4 महीने कोविड के थे, उसके बाद 3-4 दफ़ा हमने टाइम भी मांगा, हमें उन्होंने 1-2 टाइम भी दिए, 1-2 मीटिंगें भी अटेंड की। लेकिन ये है कि मैं काफ़ी वोकल रहूँगा इसमें, और कराची चैम्बर से भी मेरी अभी आज मीटिंग हुई है। अगर वो 3 मैं अहम पॉइंट करना मेरा चाहूँ अहम पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, और देखें ये फूड सिक्योरिटी या एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई प्लांट नहीं लगाना, कोई हमारे पास सब मौजूद है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोयटा गया, सेब बहुत है, वहाँ जूस का प्लांट लगना चाहिए ना, वहाँ पल्प बनना चाहिए, बजाय कि वो कितने आधा सड़ जाए रास्ते में, आधा ख़राब हो जाए। तो जहाँ जहाँ उसकी बेस है वहाँ ही उसको हम सिक्योर करें ना। तो ऐसी बहुत सारी मतलब चीज़ें, आप कह रहे हैं वैल्यू एडिशन के। वैल्यू एडिशन देखें। और तीसरा जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया भर में जो वैल्यू एडिड सेक्टर है ना, वो है 50%, टेक्सटाइल 7% है। बिल्कुल सही। हमारे EDB इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, सिर्फ उसमें जो है ऑटोमोटिव वाले लोग हैं। क्या ऑटोमोटिव के बगैर दुनिया सिर्फ ऑटोमोटिव पे चल रही है? हमारा गुजरावाला ये पूरा जो है, यहाँ एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। तो वो सेक्टर आगे लाएं जो इसके अलावा भी हो। मैं नहीं कहता ये ना हो, ये हो, इसके अलावा भी हो। वो लोग ना हो जो अपना बिजनेस प्रोटेक्ट करने के लिए बोर्ड में बैठ गए और अपनी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। हर सेक्टर से लोग लें, और उन सेक्टर से भी लें जो हमारे पास जो है अनडॉक्यूमेंटेड है, उनको भी लाएं। और हमारे यहाँ क्या नहीं बन सकता। मैं इसी पे आपके पास आऊँगा। मैं जानना चाहूँगा ब्रेक के बाद कि पाकिस्तान में जो इंपोर्ट्स के जो नंबर्स हैं, वो अक्सर हम देखते हैं जब भी इकॉनमीज़ पाकिस्तान की खासतौर पर इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होने लगती है, इंपोर्ट के नंबर्स स्ट्रॉन्ग हुए होते हैं। जाके एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो नंबर्स इतने अच्छे नज़र नहीं आते। हालिया तारीख के अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के नंबर कभी भी इतने अच्छे नहीं हुए। ये बात पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे नासिर हयात मको साहब से कि किस तरीके से पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है, और इंडस्ट्रीज़ को और मीशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ आएँ बल्कि पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है उसको भी क्रिएट किया जाए। नासिर साहब, इंपोर्ट पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में करता रहा, और जब पाकिस्तान इंपोर्ट कट डाउन करता है वहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी श्रिंक हो जाती है। इस पे क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ जो इंपोर्ट पहले अननेसेसरी जो लग्जरी आइटम थे उसकी बहुत बड़ी जो है ना नंबर्स थे, ठीक है, जो कि इस गवर्नमेंट ने ड्यूटी व्यूटी लगा के कम से कम ये कर दिया कि आपको आइसक्रीम बाहर की खानी है तो वाकई पैसे आपको देने पड़ेंगे, बाहर का बटर खाना है तो आपको वाकई देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप उनके लिए अपना मुल्क चला रहे हैं। पॉइंट ये है कि हमारा मुल्क जो है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम 5 सेक्टर को लेके बैठे हैं कि ये एक्सपोर्ट करेंगे, सारे इंसेंटिव उसके लिए, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या क्या सेक्टर्स हैं जहाँ हमारा मुल्क जहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता है। मैं आपको एक आइटम बताता हूँ, खजूर। हमारे यहाँ सखर के एरिया में बड़ी खजूर है, DI खान में है, इवन अगर इसको प्रॉपर तरीके से लगाएं तो गवादर में है। हम बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसकी। तो हम वो देखें कि जो चीज़ें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती हैं या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकती हैं, हम उस पर तवज्जो दें। कम से कम एक 5 साल की पॉलिसी तो बनाएं कि भाई हमने करना क्या है, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ चाहिए, कौन सी यहाँ लग सकती है, कौन सी लगी हुई है और उसको सहारा चाहिए, और कौन सी ऐसी है जो 10% 20% केटर कर रही है और बाकी बढ़ नहीं रही। इसके बगैर तो सिर्फ एक हवाई फाइट से तो कोई चीज़ नहीं होगी। अच्छा, इंपोर्ट्स के अलावा दूसरा बड़ा फैक्टर आता है एक्सपोर्ट्स का। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट सालों साल से महदूद है। वही 4, 6, 8 ममालिक तक हमारे एक्सपोर्ट्स मौजूद है, जो कि कई ज़्यादा बढ़ सकती थी। मैं आपको सिंपल ये कहता हूँ कि हमारे पास ये जो 5 सेक्टर पे रिलाय करते हैं ना, ये गलत तरीका है। आप हर साल 2 सेक्टर तो ऐड करें। आज 20 सेक्टर हो चुके होते हैं जिनको आप ज़ीरो रेटेड करके आगे ले जाते हैं।
आप यहाँ गाड़ी बनती है 27 साल हो गए, गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं होती यहाँ से। कोई पॉलिसी आप बनाएं, कोई सिस्टम बनाएं, आप कम से कम बैठ के लोगों से बात करें। आप उस सेक्टर के बंदे को बुलाते हैं, उनके अपने काम होते हैं। सर हमारे यहाँ तो जैसे सेक्टर लगता है तो वहाँ पे शॉर्टेज आ जाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं टेक्सटाइल का सेक्टर में जिस तरह अच्छा मार्केट में एक बूम आया, वहाँ पे कॉटन शॉर्टेज हो गई। तो ये सारे मामला तो हमारे यहाँ पैरेलल चलते रहते हैं। देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कहा ना एग्रीकल्चर, ये क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास लोग हैं, हमारे को बीज ठीक करना है, यील्ड ठीक लेनी है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई बहुत बड़ी फारसी तो है नहीं। अब जैसे हमें पेट्रोकेमिकल प्लांट लेना तो कई बिलियन का आएगा, मशीनरी आएगी, ये तो हमारे यहाँ सब चीज़ मौजूद है। सिर्फ प्लान करना है और जहाँ जहाँ रिसर्च उसकी चाहिए कि काम लैग करते हैं उसको ठीक करना है। इसमें तो हमें कोई बहुत बड़ी फारसी नहीं है हमारे पास। अच्छा, मैं नासिर साहब एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपको इस वक्त पाकिस्तान की तमाम बिज़नेस कमेटी सुन रही है, कोई एक ऐसा मैसेज जो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को अगर आप देना चाहें? मेरा तो एक मैसेज ये है कि सारे जो सेक्टर्स ऑफ दी बिजनेसमैन है, इनको इकट्ठा होना चाहिए। गवर्नमेंट को जो भी प्रपोजल देना है वो एक विंडो से जाना चाहिए, आपस में डिबेट करके बना के वो देना चाहिए ताकि वो एक्सेप्ट करें। हर आदमी अपने अपने तौर पे जाके अपने काम करा के आएगा तो एट दी एंड मुल्क को नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया। नासिर हयात मगो साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पर बड़े ही दो टोक अंदाज में इन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से FPCCI के मामलात हुए, किस तरीके से FPCCI के रिफॉर्म्स की यहाँ पे ज़रूरत है, किस तरीके से पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ और इकॉनमी को तरक्की करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें आपने जानी और उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से बहुत सी बातें जो कि अभी तक आपको नहीं पता थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। इसी के साथ अपने होस्ट मिनट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।